अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रानिया खान और आज हम नेक्स्ट.जेएस में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारी टीम के लिंक्डइन अकाउंट नीचे मेंशन है, हमारी कम्युनिटी का लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में आ जाते हैं। पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फाइल के बारे में पढ़ा था नेक्स्ट.जेएस की और आज हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स होते क्या हैं? जब भी हम नेक्स्ट.जेएस या तो फिर रिएक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट्स को माइक्रो सर्विस में तोड़ देते हैं। का क्या मतलब है? माइक्रो सर्विस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट पर आ जाती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल अमेज़न की वेबसाइट पर आकर अगर मैं इस वेबसाइट को देखूँ, तो ये बड़ी अच्छी सी वेबसाइट बनी हुई है। अब अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि वेबसाइट आप बनाकर दिखाओ, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि पूरी वेबसाइट बनानी होगी। तो अगर मुझे कोई ये बोलता है कि आप सिर्फ़ ये लोगो बनाकर दिखाओ या तो फिर सिर्फ़ नेव बार बनाकर दिखाओ, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा या तो फिर हम सबके लिए आसान हो जाएगा कि हमें सिर्फ़ छोटी-सी चीज़ बनाकर देनी होगी। तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर यही होता है कि जब हम कंपोनेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो कंपोनेंट्स में क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक डाउन हुई हुई होती है। मतलब कि एक ये कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है, नेवबार एक अलग कंपोनेंट है, ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये अलग कंपोनेंट है। यानी एक पिक्चर का पहले कंपोनेंट बनाया, उसको रीयूजेबल बना दिया। यानी कंपोनेंट को हम 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट को बनाते किस तरह से हैं कि हम एसआरसी का जो फ़ोल्डर है हमारे पास, इस एसआरसी के फ़ोल्डर में मैं जैसे ही राइट क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? मैं न्यू फ़ोल्डर पर जाऊँगी और कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो हमारा जो कंपोनेंट का फ़ोल्डर होता है, वो हमारे एसआरसी के अंदर बनता है। इसमें हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट बन गया हमारा। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, तो हमारे पास न्यू फ़ाइल का आ गया। अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम यहाँ पर नेवबार बनाते हैं, तो मैं लिख देती हूँ हेडर .tsx। अच्छा, कंपोनेंट्स में जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि कंपोनेंट के जब भी हम नाम रखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया है जिसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है हेडर नाम की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट करा देते हैं रिएक्ट को। ठीक है, तो कंपोनेंट में हम क्या करते हैं कि एक पहले फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, तो हमने रिएक्ट को इंपोर्ट करा लिया, उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। तो कंपोनेंट्स को पढ़ने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें हैं तो देख लेते हैं पहले। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट को माइक्रो सर्विसेज में तोड़ देते हैं। माइक्रो सर्विसेज मतलब कि हमारी मतलब एक जो पूरी वेबसाइट आ रही है हमारे पास, उसमें जो हमारा नेव बार होएगा वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, उसमें हमने अबाउट का सेक्शन बनाया, अबाउट के अंदर हमने कुछ पिक्चर्स डाली हुई हैं, तो वो हमारा अलग अलग कंपोनेंट बन गया। ठीक है, तो जो कंपोनेंट होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारे पास कैपिटल होता है और कंपोनेंट एक फंक्शन होता है। तो हम देख लेते हैं कंपोनेंट फंक्शन किस तरह से है कि मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ पहले। इसका जो फर्स्ट वर्ड रहेगा ये हमारे पास कैपिटल रहेगा, तो मैं लिख देती हूँ नेव बार। उसके बाद मैं इसको एरो फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया। इसके अंदर जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो हम उसको रिटर्न करते हैं। इसको मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि कंपोनेंट जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स को हम रीयूजेबल भी बना सकते हैं। यानी मैंने एक बार कंपोनेंट यूज़ करा, मैं चाह रही हूँ वही कंपोनेंट मुझे दोबारा भी यूज़ करना है, तो मैं उसको दोबारा से यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो ये हम उस वक्त देखेंगे जब हम कंपोनेंट को बना लेंगे। उसके बाद है वी कैन राइट HTML एंड CSS इन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। मतलब हम जावा HTML और CSS भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ये किस तरह लिख सकते हैं कि ये देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो ये हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर HTML CSS यूज़ करना है, तो मैं एक डिव बना देती हूँ। ये जो है हमारे पास ये एक पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैंने एक डिव बना दिया है। ठीक है, ये हमारा पेरेंट एलिमेंट हो गया। अब हमने क्या करा है कि इसके अंदर मैं h1 का टैग लगाकर इसके अंदर मैं लिख देती हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बना लिया है, मतलब हमने एक कंपोनेंट बना लिया है। लास्ट वाला पॉइंट हम इसको करने के बाद देखेंगे। हमने एक
कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे कि लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इस फंक्शन का नाम, सेकेंड, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट navbar। सही है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हमारा फंक्शन, जब हमारा कंपोनेंट बन चुका है तो हमने कंपोनेंट को अपना एक्सपोर्ट भी करा दिया है, लेकिन जो हमारी जो मेन फाइल होती है वो होती है page.tsx की। page.tsx की फ़ाइल हमें src के फोल्डर के अंदर मिलती है। तो जो हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे उन सबको हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है। उन तमाम जितने भी हमने कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो उन सबको हम यहाँ पर इंपोर्ट करा देते हैं। तो इंपोर्ट किस तरह से करेंगे कि मैं लिखूँगी इंपोर्ट, फंक्शन मैंने बनाया था navbar के नाम से। जैसे ही मैं nav लिखूँगी, मेरे पास देखें इंटेलिजेंस में शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉल कराऊंगी। ये h1 का टैग हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इंपोर्ट करा देते हैं। इंपोर्ट यहाँ पे जब हमने इंपोर्ट करा तो इसको हम कॉल नहीं करेंगे। जब हमने सुना हैगा कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को हम कॉल कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल नहीं कराएंगे। हम जो भी हमारा कॉम्पोनेंट होता है वो, मतलब पहले तो वो फंक्शन था लेकिन अब वो कंपोनेंट बन चुका है, तो कंपोनेंट को हम कॉल नहीं कराते, हम कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। कंपोनेंट रेंडर किस तरह से होता है कि सिंपल वही तरीका होता है, जब हम फंक्शन को कॉल कराते तो वो हम किस तरह से लिखते थे, इस तरह से navbar, इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कराते थे। लेकिन ये तरीका नहीं है, कंपोनेंट को हम कॉल नहीं कराते, कंपोनेंट को हम रेंडर कराते हैं। रेंडर किस तरह से करेंगे कि हम एक टैग बनाएंगे, navbar लिखेंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, मतलब ये क्लोजिंग टैग होएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें देखना है कि हमें अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी होगी। यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड की डायरेक्टरी में है, जबकि हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो फर्स्ट नेक्स्ट ऐप के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd चेंज डायरेक्टरी फर्स्ट नेक्स्ट ऐप, एंटर कर देंगे। हमारी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे npm run dev। इस लिंक को फॉलो करेंगे। ये देखें, यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट था वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हम रियूजेबल कैसे बना सकते हैं। रियूजेबल हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि इसको मैं अगर 3 बार एंटर करवा दूँ, ठीक है, इसी को मैंने अगर 3 बार एंटर करवा दिया, ठीक है, एक और बार करवा देते हैं, या तो फिर इसको कॉपी कर कर, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 बार या 4 बार ही शो होएगा। देखिए 4 बार ही शो हो रहा है। 4 बार शो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि कंपोनेंट जो होता है वो रियूजेबल होता है, मतलब कंपोनेंट को हम बनाते हैं एक बार लेकिन हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम एक navbar बना लेते हैं। सही है, तो इसको हटा देते हैं। navbar बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ul का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम li लिखते हैं। li का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ये हमारे सारे HTML के टैग्स हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखिए इस तरह से आ गया होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब जब भी हम, जैसे कि हम टेलविंड CSS को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही था कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर HTML और CSS दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो HTML तो हमने यूज़ कर ली, अब हम CSS भी यूज़ कर रहे हैं। तो CSS हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेलविंड CSS को यूज़ कर रहे हैं। तो टेलविंड CSS को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्लास लगाएंगे, क्लास नेम। यहाँ पे हम टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं, तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको पहले bg-white, वाइट कलर दे दिया हमने इसको बैकग्राउंड पर। ठीक है, वाइट कलर आ गया बैकग्राउंड पर हमारे पास। उसके बाद हम यूएल पर आ जाते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट शो हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि इस तरह शो हो। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास नेम, यहाँ पर हम यूएल के अंदर हम एक टेलविंड CSS यूज़ करेंगे। तो यूएल के अंदर हमने लिख दिया क्लास नेम और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लैक्स। जैसे ही हम फ्लैक्स लिखेंगे देखिएगा ये इस तरह हो जाएगा।
ऐसे ही मैंने फ्लैक्स लिखा, ये इस तरह हो गया। अब देखिए बहुत घुसा हुआ लग रहा है, बहुत आपस में जो है ना मिक्सअप हुआ हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गैप हाइफन गैप, हमें जो जितने देना है 11 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें इस तरह से गैप आ गया है। अब ये इतना कॉर्नर में आ रहा है तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के लिए हम लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ये देखें अभी हमारे पास सेंटर में आ गया है, ठीक है। और एक और बात मैंने बोली थी कि जब हम ये तो हमने नैव बार बना लिया है, सही। और नैव बार बनाने के बाद हमने क्या करा है कि इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा है और page.tsx की फ़ाइल में आकर हमने इसको रेंडर करवा दिया है, क्योंकि जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो रेंडर होते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम जी, तो मैंने ये कहा था कि हम जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर। तो ये किस तरह से हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं हेलो के नाम से, इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉल किस तरह से कराएंगे, इसको एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक h1 का टैग बनाऊंगी और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं, यानी हम अपने जावास्क्रिप्ट को इस टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सॉरी, ठीक है। अब जब हमने फोर्स में देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर हेलो एवरीवन हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। कैसे लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं कंपोनेंट में, और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी HTML लिख सकते हैं और HTML के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। फंक्शन जो होते हैं हमारे पास रियूजेबल होते हैं, ये भी हम अभी दोबारा से करके देख लेते हैं। page.tsx के फाइल में आने के बाद मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, सही है। ये देखिए 2 बार लिखा हुआ आ गया। 2 बार कैसे लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं हमारे वो रियूजेबल होते हैं, हम उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे ये होते हैं कंपोनेंट्स, ये जो होते हैं ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन होते हैं, रियूजेबल होते हैं, और इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। ये हमारी वेबसाइट्स को माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अंदर हम HTML और CSS भी लिख सकते हैं, और HTML से इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML और CSS भी लिख सकते हैं। अगर आपको तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप लोग उसको दोबारा से सुन सकते हैं। दोबारा सुनने से ये होगा कि आप लोगों को वो चीज़ दोबारा से क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह राउट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।